इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। लैंडमार्क जजमेंट में मूल अधिकार से जुड़े हुए विभिन्न केस हम लोगों ने देखे, उसकी कड़ी में आज का ये आखिरी केस होगा जिसकी स्टडी करेंगे। आखिरी केस कह रहे हैं मतलब जिसका संबंध मूल अधिकारों से है, उसकी बात हो रही है। तो यह केस है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का। 1980 में सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला पहुंचा था। तो सबसे पहले एक कहानी की तरह इसको समझेंगे, फिर ग्राफिक्स के जरिए पूरे मामले को समझेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले जानना होगा कि ये मिनर्वा मिल्स है क्या। तो मिनर्वा मिल्स एक कपड़े बनाने वाली कंपनी थी, निजी कंपनी थी। यह कर्नाटका राज्य के बेंगलोर के पास इसकी अवस्थिति थी और इस कंपनी की स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि नंदन नीलेकनी जो मशहूर हस्ती हैं और इंफोसिस के सीईओ रहे हुए हैं, उनके फादर इस कंपनी में एक लेबर की तरह कार्य करते थे। और यह कंपनी कपड़े का व्यवसाय कर रही थी 20वीं सदी के आरंभ से, परंतु 1970 आते आते कंपनी की स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई, उत्पादन कम होने लगा। अब उसी समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। वो एक अलग नीति लेकर चल रही थी। विभिन्न तरीके के उद्योग धंधों को राष्ट्रीयकरण करने की एक नीति अपनाई गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोयला के खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसी तरीके से अन्य उद्योग धंधों को भी राष्ट्रीयकरण करने की बात हुई। इसी कड़ी में नंबर आता है मिनर्वा मिल्स का। तो इसके लिए क्या किया गया, तो एक जांच टीम बनाई गई और कंपनी का कंप्लीट ऑडिट करने के लिए भेजा गया। उस जांच टीम ने कंपनी का पूरी तरीके से ऑडिट किया और अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कुप्रबंधन को मुख्य कारण बतलाया गया, प्रोडक्शन डाउन होने का, अर्थात मिसमैनेजमेंट। इसी आधार पर 1971 में कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की गई, परंतु तब उस समय कंपनी को अधिग्रहित किए जाने या राष्ट्रीयकरण किए जाने का कोई प्रावधान था नहीं। तो 1974 में एक कानून लाया जाता है और उसी साल इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो पहले ही हमने कहा कि 1980 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो जब 74 में कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसके बाद 6 साल कंपनी को क्यों लगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में, इस बात को समझते हैं। तो इसके लिए पहले हमें देश की राजनीतिक स्थिति को भी समझना पड़ेगा। 1974 में राष्ट्रीयकरण हुआ इस कंपनी का। 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई। 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन लाया जाता है कांग्रेस सरकार के द्वारा, अर्थात इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। उस संशोधन में कई अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जाता है। करीब 52 अनुच्छेद थे जिनका संशोधन किया गया था और उसमें कई तरीके की ऐसी बातें सब शामिल की गई थी जो एक तरीके से सरकार या विधायिका कह ले या संसद कह ले, उसको अपार शक्ति दे दी गई थी। अपार शक्ति किस मामले में, तो संविधान के किसी भी भाग को किसी भी तरीके से संशोधन करने की शक्ति दी गई थी और यह भी व्यवस्था कर दी गई थी कि इसे कोई कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख भी नहीं सकता है, अर्थात जो वो संशोधन करेंगे वो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। तो 1977 में आम चुनाव हुए, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। अब जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में। लोगों को उम्मीद थी, हर व्यक्ति हर वर्ग को उम्मीद थी कि यह जो नई सरकार आई है अलग तरीके से काम करेगी और बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी थी उसमें,
मिनर्वा मिल्स को भी उम्मीद था कि यह सरकार की पुरानी नीतियों में परिवर्तन लाएगी, परंतु ऐसा देखने को मिला नहीं। कंपनी ने तो वेट किया, परंतु 1978 में एक 44वां संविधान संशोधन लाया जाता है। उसमें 42वें संविधान संशोधन के कई प्रावधानों को हटाया जाता है, लेकिन संविधान संशोधन और उसके न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित जो खंड थे उनको नहीं हटाया जाता है। यहाँ के बाद कंपनी को एक निराशा होती है, जैसे आम लोगों में भी एक निराशा छाने लगी थी इस संविधान संशोधन के बाद से, तो कंपनी में भी यही बात हुई। और साथ में नाना भाई पालकी वाला जो केशवानंद भारती केस को डील कर चुके थे, उन्हें जनता पार्टी की सरकार ने, अर्थात मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई सरकार ने अमेरिका में अपना राजदूत बनाया था। तो वो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता बदली थी, उससे वो भी एक बहुत उम्मीद पाल कर बैठे हुए थे, तो उससे उन्हें भी निराशा होने लगी। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं राजदूत का पद छोड़ दूंगा और इंडिया में वापस जाकर मूल अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और इसके लिए उन्होंने चुना मिनर्वा मिल वाले मामले को। इस मामले को उन्होंने अपने हाथ में लिया और सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी, और अंत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिनर्वा मिल्स के पक्ष में आया। अब यहाँ पे एक और जानकारी देना चाहूँगा कि उस समय मोरारजी देसाई की सरकार ने के वेणुगोपाल को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया था, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल है। तो ये हो गई बात। और इस केस का जो जब केस अपने अंतिम पड़ाव में जब पहुंचा था 1980 में, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तो उस समय जनता पार्टी की सरकार भी अपने अंतिम दौर में थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से हट चुके थे और चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो अब हम जानते हैं इस पूरे मामले को एक सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, क्योंकि जिन खंडों को चैलेंज किया गया है कोर्ट में, उसको ग्राफिक्स से देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, या समझ में आएगा ऐसे कहानियों से या समझ में पूरी तरीके से नहीं आता। तो देखते हैं सिलसिलेवार ढंग से पूरा क्या। यह निजी कंपनी थी, बेंगलोर के पास इसकी अवस्थिति थी, कर्नाटक में। 1970 आते आते कंपनी की स्थिति खराब होने लगी थी। तो 1970 में क्या किया गया था, तो सरकार ने उद्योग अधिनियम 1951 के तहत उत्पादन में विषय का जांच का आदेश दिया, अर्थात कंपनी के ऑडिट का एक आदेश दिया था सरकार ने, और एक ऑडिट टीम भेजा था। वो जाकर कंपनी का पूरी तरीके से हर एक्टिविटी का ऑडिट करती है और अपना एक रिपोर्ट देती है, जिसमें कुप्रबंधन का मुख्य कारण बतलाया गया, अर्थात मिसमैनेजमेंट को कंपनी के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण बतलाया गया। उसी आधार पे 1971 में सरकार ने कंपनी के अधिग्रहण का आदेश दिया, परंतु कंपनी का अधिग्रहण करने का उस समय कोई नियम मौजूद नहीं था। तो 1974 में एक रुग्ण वस्त्र राष्ट्रीयकरण अधिनियम बनाया गया और उसी साल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब 1980 में मिनर्वा मिल्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। इसको अनुच्छेद 32 के आधार पर चुनौती दिया गया था, और चुनौती जब नाना भाई पालकी वाला ने इस केस को अपने हाथों में लिया, तो वह दोनों संविधान संशोधनों को चैलेंज करना चाहते थे, अर्थात 42वें को भी और 44वें को भी। परंतु जब उन्होंने डीप अध्ययन किया तो पाया कि 42वें संविधान संशोधन की बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिन्हें अगर चैलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट अगर उसके विरुद्ध में फैसला देती है, तो 44वें संविधान संशोधन की बहुत सारी बातें खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के 2 खंडों को चुना है, अर्थात 2 खंडों को चैलेंज किया।
उसमें से खंड 4 और खंड 55। खंड 4 में क्या है, तो इसमें एक 31C जोड़ा गया था। 31C पहले हम लोगों ने देखा हुआ है कि 31A और 31B जोड़ा गया था। 31A में से 5 तरीके की संपत्तियों को मूल अधिकारों से बाहर किया गया था। 31B के अनुसार 9वीं अनुसूची डाली गई थी। अब यहाँ पे 31C लाया गया है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से ऊपर कर दिया जाता है और यह प्रावधान किया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार कोई नियम बनाती है और मूल अधिकार उसके बीच आता है या आड़े आता है, तो मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये हो गई बात। अब खंड 55 में क्या थे, तो इसके 2 भाग थे, भाग 4 और भाग 5। भाग 4 में क्या है कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अर्थात 368 के में दो भाग जोड़े गए, भाग 4 और भाग 5। तो भाग 4 में क्या प्रावधान किया गया कि संसद अगर कोई संविधान संशोधन करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और भाग 5 में क्या प्रावधान किया गया कि संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जा सकता है। संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जा सकता है और किसी भी तरह से संशोधन किया जा सकता है, यह प्रावधान भाग 5 में था। तो अर्थात इन पूरे बिंदुओं का, पूरी बातों का सार यह है कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से ऊपर कर दिया गया था। दूसरी बात, संसद किसी भी तरीके का संविधान संशोधन कर सकती थी। और तीसरी बात, उन संविधान संशोधन को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब इसका सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो वहां क्या किया गया, तो 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बनाई गई। जिरह शुरू हुआ, दोनों तरफ से सरकार के वकील और नाना भाई पालकीवाला के बीच में। बात क्या रखी गई कि हवाला दिया गया मूल ढांचे वाले सिद्धांत को यहाँ पे आधार बनाया गया। केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, परंतु वहां पे क्या किया गया था कि मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया था कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो उसी का हवाला इस केस में दिया गया कि मूल ढांचा, संसद संविधान का संशोधन तो कर सकती है परंतु उसके मूल ढांचे में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो 4-1 का फैसला मिनर्वा मिल्स के पक्ष में दे दिया और ये जो पूरे खंड 4 और खंड 55 थे, इस पूरे को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस पूरे को असंवैधानिक घोषित किया। अगला क्या है, तो यह एक मशहूर स्टेटमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था और कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है। स्टेटमेंट को लेकर ही स्टेटमेंट ही दे दिया गया कि यह किस केस में कहा गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को शक्ति है परंतु वह शक्ति सीमित है। वह अपनी सीमित शक्ति के द्वारा अपने आप को असीमित शक्ति वाला नहीं बना सकती। यही स्टेटमेंट था और इसी को कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगली बात क्या कही गई कि कानून की व्याख्या का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अर्थात सरकार या विधायिका कोई भी कानून बनाती है तो उसकी व्याख्या अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी और उसी की व्याख्या मान्य होगी। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इस जजमेंट का जो बात है या मूल बात है वह है कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूलभूत तत्व है। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन को आप किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि संविधान
संसद को ये पूरी शक्ति दे दी गई कि आप किसी भी तरीके का संविधान संशोधन करिए और न्यायालय इसको देख भी नहीं सकती है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन ही नहीं कर सकती। तब इसी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, एक आधार तत्व है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह केस पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक जरूर करेंगे, साथ में दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा देंगे। धन्यवाद।